नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा को लेकर के बात हो चुकी है। भाषा विज्ञान की परिभाषा या फिर भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। और आज हम आ गए हैं ध्वनि विज्ञान पर, यानी कि भाषा विज्ञान का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ध्वनि विज्ञान। तो आज हम ध्वनि विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम मानव मुखोच्चारित यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती हैं, उन ध्वनियों के वर्गीकरण, संवहन, ग्रहण और ध्वनि परिवर्तन आदि का अध्ययन हम करते हैं। हालांकि जो भारतीय व्याकरण है, इसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन जो है प्राचीन काल से होता आया है। पाणिनि के अतिरिक्त हम भट्टोश्री जो हैं, भट्टोश्री दीक्षित हैं, इनके व्याकरण सिद्धांत जो कौमुदी है उसमें भी हम स्वरों और व्यंजनों का जो अध्ययन है उसको हम पढ़ सकते हैं। स्वरों और व्यंजनों का बहुत स्पष्ट और सूक्ष्म विवेचन उसमें किया गया है। आधुनिक काल के बहुत से विद्वानों ने ध्वनि विज्ञान को लेकर के अध्ययन किया है, ध्वनि विज्ञान पर महत्वपूर्ण जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे बुनियादी तत्व है, सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जो भाषा की बुनियाद होती है वो ध्वनि पर ही आधारित होती है। यानी कि ध्वनि के अभाव में हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि जो ये ध्वनि है ये भाषा की निरर्थक लघुत्तम इकाई है। ये सबसे छोटी, सबसे और लघुत्तम इकाई है, लेकिन ये निरर्थक इकाई है। क्योंकि जो ध्वनि है, जो वर्ण है, इनके सार्थक अर्थ नहीं होते हैं। ये हमने भी पहले भी पढ़ा था। इसीलिए हम ध्वनि को भाषा की निरर्थक लघुत्तम इकाई मानते हैं। जो हमारा ध्वनि शब्द है, इस ध्वनि शब्द का जो संबंध अलग अलग विद्वानों ने बताया है, इस शब्द का संबंध जो है ग्रीक शब्द फोन से बहुत सारे विद्वान बताते हैं। यानी कि ग्रीक शब्द जो फोन है उससे क्या है, हमारे ध्वनि का संबंध है। और फोन का अर्थ भी क्या होता है, ध्वनि ही होता है। हिंदी में वस्तुतः जो हिंदी में जो ध्वनि शब्द की हम बात करते हैं, तो ये ध्वनि शब्द जो है वस्तुतः जो संस्कृत के एक भण शब्द है, भ और अण भड़ शब्द है। भड़ शब्द का जो अर्थ होता है वो है ध्वनि करना या ध्वनि कहना। तो इससे ही ध्वनि शब्द विकसित हुआ है। यानी कि संस्कृत के भण शब्द से ध्वनि शब्द का विकास हुआ है। हालांकि जो हमारा जो दैनंदिन जीवन है, जो हमारा रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में करते हैं। यानी कि हम पक्षियों की ध्वनि से लेकर के रेल की सीटी से लेकर के मंदिर की घंटी की ध्वनि से लेकर सबको हम ध्वनि कहते हैं। तो ये सब क्या हैं, ध्वनियाँ हैं। लेकिन जब हम भाषा विज्ञान में ध्वनि का अध्ययन करते हैं तो हम केवल उसी ध्वनि का अध्ययन करते हैं जिस ध्वनि के सहयोग से शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर पद बनते हैं, पदों से फिर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से फिर प्रोक्ति का निर्माण होता है और प्रोक्ति से फिर एक भाषा का आकार जो है निर्धारित होता है। तो हम उसी भाषा का अध्ययन जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब ये जो ध्वनि उच्चारित होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है या उच्चारित होती है, जिस ध्वनि को हम बोलते हैं, उस ध्वनि की उत्पत्ति को लेकर के 4 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता मानी गई है। तो इन 4 तत्वों को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो तत्व माना गया है वो भाव या विचार माना गया है। दूसरा विचार प्रकाशनेच्छा माना गया है। तीसरा प्राणवायु की मदद और चौथा जो है वाग अवयवों का सही परिचालन माना गया है। तो भाव या विचार जो है, सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में भाव या विचार उत्पन्न होते हैं। और जब उसके मस्तिष्क में भाव और विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर उसको उन भावों विचारों को दूसरों
तक पहुंचाना चाहता है या दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है, तो दूसरा जो है भाव प्रकाशनी इच्छा, यानी कि भाव के प्रकाशन की इच्छा जब मनुष्य में होती है, जब वो चाहता है कि मेरे मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं या जो भाव मेरे अंदर हैं उनको मैं दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दूं। फिर जो तीसरा क्या होता है कि वो इन विचारों और भावों की जो प्रस्तुति है वो प्राण वायु के माध्यम से करता है, यानी कि वायु जो है हमारी फेफड़ों से होकर के हमारे मुख तक आती है। हमने पहले बात की थी कि कुछ जो हमारे स्वतंत्र रूप से जो वायु बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है उसी को हम स्वर कहते हैं, जिसमें अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम व्यंजन कहते हैं। इस तरीके से हमने पहले बात कर चुके हैं। तो इस प्राण वायु की मदद से फिर इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। और उसके बाद जो चौथी प्रमुख तत्व है वो क्या है, वाग अवयवों का सही परिचालन। उसके बाद क्या होता है कि जो वाग अवयव हैं, यानी कि हमारे बोलने के जो भी उच्चारण स्थान हैं, उन उच्चारण स्थानों का जब सही तरीके से परिचालन होता है, सही तरीके से उनको बोला जाता है, तभी जो है ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तभी हम ध्वनि को बोलते हैं। अगर हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत, अगर हम हिंदी भाषा को ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ध्वनि के उच्चारण स्थानों को समझना होगा, क्योंकि जब हम ध्वनि के उच्चारण स्थानों को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम उन वाग अवयवों को, उन उच्चारण स्थानों को और अधिक अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन से आप सब लोग परिचित होंगे। स्वर जो है अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक हमारे स्वर होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्क्रीन पर जो है स्वर और व्यंजन का चित्र देख सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। ठीक है, तो हमारी वर्णमाला जो है उसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों हैं। और इन्हीं स्वर व्यंजनों का जो अध्ययन है वो हम इन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चित्र प्रस्तुत करूंगी जिसमें कि उच्चारण स्थानों को दर्शाया गया है कि कौन सा वर्ण जो है वो कहाँ से बोला जाता है, यानी कि जो हमारे ये वर्ण हैं इन्हीं को हम ध्वनि कहते हैं। ये आप स्पष्ट आपको हो गया होगा। तो इन उच्चारण स्थानों का चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो गया होगा। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण जो है कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसमें क्या है, कंठ है, यानी कि कंठ क्या होता है, गला होता है। ठीक है, तो गले से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो अगर आप इन शब्दों को बोलते समय जो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको बोलते समय जब आप अपने गले पर हाथ से स्पर्श करोगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पर कोई कंपन हो रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ण जो हैं हमारे गले से ही बोले जा रहे हैं। तो यानी कंठ यानी कि गला, तो कंठ से बोले जाने वाले जो हमारे वर्ण हैं वो हैं स्वरों में अ, आ और अह, यानी कि विसर्ग जो है अह जो है वो कंठ से बोला जाता है। इसके अतिरिक्त जो कवर्ग के जो वर्ण हैं, कवर्ग के वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, ये भी क्या हैं, हमारे कंठ से बोले जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ह जो है वो कंठ से बोला जाता है। तो ये तो हमारे क्या हुए, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। उसके बाद उसके थोड़ा ऊपर आता है हमारा कंठ और तालु, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है हमारे कंठ और तालु के सहयोग से होता है। जो तालु होती है वो हमारे जो मुख होता है हमारा, जब हम शीशे में अगर हम अपना मुंह खोले तो हमारे जो मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी छत है, उस ऊपरी हिस्से का जो सबसे भीतरी भाग है, सबसे अंदर का जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं।
तो ऐसे वर्ण जो कि तालु और कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम कंठ तालु, उसका उच्चारण स्थान हम क्या दे देते हैं, कंठ तालु दे देते हैं। तो कंठ तालु में क्या है आपका ए और आई, ए और आई जो ध्वनियाँ हैं ये कंठ और तालु से बोली जाती हैं। उसके बाद जो है हमारा तालु आता है, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो केवल और केवल तालु के सहयोग से बोली जाती हैं। तो उन ध्वनियों में हमारा छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, यानी कि च, छ, ज, झ और अंग, तो ये जो हैं हमारे किससे बोले जाते हैं, सॉरी, च, छ, ज, झ और य, ये हमारे जो हैं तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। उसके अतिरिक्त य जो है हमारा तालु से बोला जाता है, और श, शरीर वाला जो श है वो भी क्या है हमारा तालु से बोला जाता है। उसके बाद आती है मूर्धा। ठीक है, मूर्धा जो है, जैसे हमारी जो मैंने कहा कि हमारे मुंह की जो ऊपरी छत जो हमें दिखाई देती है, उसका पिछला भाग तो हमारा तालु हो जाता है, लेकिन उसका जो अगला भाग है वो हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। यानी कि आपने अगर आप शीशे में अपना मुंह खोल के अगर आप देखोगे तो आपको एक मांस का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे नीचे लटकता हुआ दिखाई देगा, तो उसके पास के स्थान को ही हम क्या कह देते हैं, मूर्धा कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मूर्धा होती है, उसके थोड़ा सा आगे के हिस्से को, तो उसको हम वहाँ पे क्या होता है आपका, मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो है रे, और टवर्ग के जो वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, और उसके अतिरिक्त स जो है, यानी स जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि पेट कटा वाला जो स होता है वो मूर्धा से बोला जाता है। इसके बाद आती है नासिका। नासिका यानी कि नाक। ठीक है, तो नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है, अब जो नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो केवल नासिका से नहीं बोले जाते हैं, जैसे उनमें कंठ, तालु, मूर्धा आदि का सहयोग रहता है, और उसके साथ साथ वो नासिका का भी प्रयोग जो है उनको बोलते समय होता है। तो अभी इसको हम बाद में और अच्छे से समझ लेंगे। तो नासिका में जो नासिका से जो वर्ण बोले जाते हैं उनमें अंग, ठीक है, और आपका य, अण, न, म, ठीक है, अंग आदि जो वर्ण हैं ये सब जो है नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद जो है, जो उसके थोड़ा आगे हम आते हैं तो दंत मूल आता है, यानी कि दांतों का जो मूल है, जो दांतों का मूल स्थान है, यानी कि जहाँ से हमारे दांत शुरू होते हैं उसके थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, तो इसे हम दंत मूल कहते हैं। तो दंत मूल से जो वर्ण हमारे बोले जाते हैं वो वर्ण है हमारे र और ल, ये दो वर्ण जो हैं हमारे दंत मूल से बोले जाते हैं। उसके बाद फिर जो आता है वो आता है केवल दंत। ऐसे वर्ण जो केवल और केवल दांतों से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। तो दांत से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो हमारे क्या हैं, तवर्ग के वर्ण हैं, यानी कि त, थ, द, ध, न। आप इनको अगर उच्चारित करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके दांत, आपकी जीभ जो है वो दांतों से क्या है, स्पर्श कर रही है। और उसके अतिरिक्त जो स है वो वाला स भी क्या है, हमारा दंत से बोले जाने वाला वर्ण है। इसके अतिरिक्त बाकी आप चार्ट में अच्छे से देख पा रहे होगे, चित्र में आप अच्छे से देख रहे होगे। इसके अलावा दंतोष्ठ है, यानी कि ऐसा वर्ण जो कि दांत और होंठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। तो ऐसा वर्ण जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा ऐसा वर्ण है जो दांत और होंठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है ओष्ठ, यानी कि होंठ, जो हमारे होंठों से जो वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठों से जो हमारे वर्ण बोले जाते हैं उसमें क्या है, हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग के जितने वर्ण हैं, यानी कि पवर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये वर्ण जो है हमारे होठों से बोले जाते हैं। जब आप इनको उच्चारित करते हो तो आप महसूस करते हो कि हमारा ऊपर और नीचे दोनों होठ जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिर आता है
ऐसे वर्ण जो कि ओष्ठ और कंठ की सहायता से बोला जाता है, यानी कि हमारे होंठ और हमारे गले की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम कह देते हैं कंठोष्ठ कह देते हैं या ओष्ठ और कंठ कह देते हैं। तो ये हमारे ओ और आउ जो है हमारे क्या है, ऐसे वर्ण हैं जो कि होंठ और गले से बोले जाते हैं। इसके अलावा औपिश इत्यादि में जो और लगता है, इसका भी जो उच्चारण है वो कंठ और ओष्ठ से मिलकर के होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझा होगा कि किस प्रकार से हमने चित्र में इन सारे वर्णों के उच्चारण स्थान को बताया है। अब इनके जो उच्चारण स्थान है वो हमने इस तरीके से बताए हैं। सबसे नीचे जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है, और फिर बाकी उच्चारण स्थान धीरे 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 करके हमारे ओष्ठ तक आते हैं, और ओष्ठ से फिर हम कहाँ गए हैं, कंठ पर गए हैं, यानी कि लास्ट उच्चारण स्थान। तो हमने इसको पूरे सर्किल में इसको हमने समझ लिया है, और इस तरीके से अगर आप इसको याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि एक क्रम है, एक क्रम से आप इनको याद कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होते हैं तो एक दूसरा तरीका है जिसमें कि हम स्वरों को अलग याद कर लेते हैं और व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को अलग याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका कि हम केवल जो स्वर हैं उन स्वरों को अलग से हम उनके उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं, जैसा कि आप इस अगले चित्र में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारे कंठ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो हैं अ और आ, हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य आपको दिया गया है तालु से छोटी बड़ी ई जो है वो तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा इसमें दिया गया है, मूर्धा से री बोला जाता है। और कंठ और तालु यानी कि कंठ तालव्य से ए और आई बोला जाता है, और ओष्ठ या कंठ यानी कि कंठोष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं। और ओष्ठ यानी कि होंठों से जो हैं वो ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है, और जो अंग है वो नासिका से बोला जाता है, और अह जो है वो अनुस्वार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसा भी आपको सरल लगे वैसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा स्वरों के उच्चारण स्थान को लेकर के वर्गीकरण। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम व्यंजन का उच्चारण स्थान, जो व्यंजन हमारे उच्चारण स्थान हैं, व्यंजन हमारे बहुत ज़्यादा हैं, एक एक करके हम सबका उच्चारण स्थान अलग अलग हम याद नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हमने उनको वर्गों में हम उनको विभाजित कर देते हैं, और वर्गों में विभाजित करके हम उनके उच्चारण स्थान बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। हालांकि सबसे अच्छा तो यही है कि आप इन शब्दों के उच्चारणों को महसूस करो, और आप अपने बोलने से ही ये ज्ञात कर लो कि हाँ, इसका उच्चारण स्थान ये है। ये वर्ण जो है होंठ से बोला जा रहा है तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये वर्ण कंठ से बोला जा रहा है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो पाते हैं तो अगला वाला चित्र जो आप देख रहे होंगे, तो इस चित्र में क्या है कि जो हमारे व्यंजन हैं उन व्यंजनों के उच्चारण स्थान जो हैं वो दिए गए हैं। उच्चारण स्थान जो दिए गए हैं वर्ग पर आधारित दिए गए हैं, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, कवर्ग में आप देख रहे हो क, ख, ग, घ, अंग कवर्ग के हैं, और ये कंठ से बोले जाते हैं। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य हैं, जो कि तालु से बोले जाते हैं और इनको तालव्य कहा जाता है। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण है, जो कि मूर्धा से बोला जाता है, इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तवर्ग में आप देख रहे हैं त, थ, द, ध, न, ये दांत से बोले जाते हैं और इनको दंत्य कहा जाता है। और पवर्ग में आप देख रहे हैं प, फ, ब, भ, म हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि होंठों से बोले जाते हैं और इनको ओष्ठ कहा जाता है। उसके अतिरिक्त तो जो अंतिम जो हमारे वर्गों में, एक वर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं, इन पांचों वर्ण के जो अंतिम वर्ण हैं, यानी कि अण, य, अण, न, म, ये जो हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के साथ साथ इनके उच्चारण में नासिका
का भी स्पर्श होता है, नासिका का भी सहयोग होता है, तो ये वर्ण जो है नासिका के सहयोग से भी बोले जाते हैं। यानी कि अगर अंगा का उच्चारण स्थान अगर निर्धारित किया जाता है तो वो क्या किया जाएगा, कवर्ग और साथ में नासिका, कवर्ग और नासिका से कंठ और नासिका जो है इसका उच्चारण स्थान आपका स्पष्ट होता है। और ऐसे ही जो नौ है, नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत यानी कि दांत और नासिका से मिलकर के होता है। तो इस प्रकार से आपने इनको बस याद कर लेना है। जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप उस तरीके से उत्तर आप आसानी से इसमें दे सकते हो। अब आगे बात आती है कि अगर आप इस तरीके से इनको याद कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस तरीके से इनको याद कर रहे हो तो आपको जो इसके अतिरिक्त जो वर्ण हैं उनको भी आपको याद करना होगा। यानी कि जैसे जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजनों में हमारा य, र, ल, व आते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी आपको अलग से याद करना होगा। य जो है वो तालु से बोला जाता है, र जो है वो दंतमूल मसूढ़ा से बोला जाता है, ल भी दंतमूल मसूढ़ा से बोला जाता है और व दंतोष्ठ से बोला जाता है। इस प्रकार से आप इन चारों यानी कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे और व्यंजन बच जाते हैं उसमें हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन बच जाते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों में हमारे श, श, स, ह आते हैं। तो जो श है हमारा, आप देख रहे होंगे, ये तालव्य से बोला जाता है। पेट कटा स जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। और जो हमारा शरीफा वाला स है वो हमारा क्या बोला जाता है, दंतमूल मसूढ़ा से बोला जाता है। और इसके अतिरिक्त ह जो है वो कंठ से बोला जाता है और कंठ के साथ साथ इसको स्वर यंत्रीय स्वरतंत्र से भी माना जाता है। यानी कि जो कंठ के साथ का ही जो इस जगह का ही जो स्थान है वो स्वरतंत्रीय स्वरयंत्र भी है, उससे भी ये बोला जाता है। उसके अतिरिक्त जो हिंदी के विकसित व्यंजन है यानी कि अण और ढ जो है, ठीक है, तो इसमें जिसमें बिंदा लगा होता है नीचे से, तो ये दोनों वर्ण जो है ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये है इसका दूसरा तरीका। आप स्वरों को अलग से याद कर लीजिए, व्यंजनों को आप अलग से याद कर लीजिए। और बार बार कह रही हूँ, अगर आप अपने उच्चारण के आधार पर इनको याद कर सकते हैं तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आप अपने उच्चारण के साथ साथ इनको याद कर ले। इसके अतिरिक्त एक सबसे लास्ट जो तरीका है, इसके एक तरीका है संस्कृत में, इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, ठीक है। उस सूत्र का भी हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को सूत्र याद करने की सूत्र अच्छे से याद हो जाते हो या फिर सूत्र याद करने की आदत है, इसकी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे याद करने का, उससे आप इनको याद कर सको। सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आप इसके उच्चारण स्थानों को लेकर के, वर्णों को, सभी को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। केवल आपको एक सूत्र जो है याद करना होगा, ठीक है। तो चित्र में आप देख रहे हो, आपको एक सूत्र लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है इसमें हम पहला लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीयानान कंठ, यानी कि अ और आ। अ का मतलब क्या है यहाँ पर, अ और आ। कु, ठीक है, कु का मतलब है कुह, ठीक है। कु का मतलब है यहाँ पे कवर्ग, यानी कि कवर्ग के जितने वर्णन है क, ख, ग, घ, अंग जो हैं कवर्ग के वर्ण हो गए। और ह यानी कि आपका ह जो है वो क्या है, ह हो गया। और विसर्जनीयानान यानी कि विसर्ग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अ आ कवर्ग के वर्ण हो गए और ह हो गया और विसर्ग हो गया। ये सभी किससे बोले जाते हैं, ये सभी जो हैं किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से। अकुह विसर्जनीयानान कंठ, ये सारे वर्ण जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरा है इचु यशानाम तालु, यानी कि इचु यशानाम, ई और बड़ा ई, ठीक है, छोटी बड़ी। चू का मतलब है यहाँ पर कि जो चवर्ग के वर्ण है, च, छ, ज, झ, य जो है, और उसके बाद य जो है य हो गया, और श का मतलब श हो गया।
तो ये सारे वर्ण जो हैं तालु से बोले जाते हैं। तो इचु यशानाम तालु, अगर आपने याद कर लिया इचु यशानाम तालु, तो ये सारे वर्ण आपको याद हो जाएंगे कि तालु से बोले जाते हैं। फिर अगला आप देख रहे हो ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री हो गया, टवर्ग के जितने वर्ण हो गए टू से, टवर्ग के जितने ट ठ ड ढ अण, और उसके अतिरिक्त आपका शा हो गया, र हो गया, सा हो गया, और ये सारे वर्ण जो हैं आपके किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, इसके बाद है ऋतु लसाणाम दंता, यानी कि लृ जो है वो आपका दंत से बोला जाता है। तू से हो गया तवर्ग, त वर्ग के जितने भी वर्ण है त थ द ध न, ये क्या है? हम आपके दंत से बोले जाते हैं। उसके अतिरिक्त ल जो है वो दंत से बोला जाता है, और जो सौ आपको दिखाई दे रहा है वो सौ दंत से बोला जाता है। तो ये सारे दंत से बोले जाने वाले वर्ण इस सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। लितु लसाराम दंता। उसके बाद आता है उपप ध्यमानियानान मोष्टो, यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, और पू से क्या हो गया? पवर्ग के जितने वर्ण हैं प फ ब भ म हो गए, ये सारे वर्ण जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके बाद एदैतो कंठ तालु, यानी कि एदैतो कंठ तालु, यानी कि ए और आई जो है वो कंठ और तालु से, एदैतो कंठ तालु। ठीक है, ए और आई जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। फिर आता है उदैतो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ जो है वो कंठोष्ट से बोले जाते हैं। फिर आता है यमणानाम नासिका चौ, यानी कि अंगो य ण न म, ये सारे जो है नासिका से बोले जाते हैं। फिर आता है वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि वो जो है वो किससे बोला जाता है? दंतोष्ट से बोला जाता है। उसके अतिरिक्त जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूल, ये संस्कृत के लिए है, और नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार हैं, यानी कि अंग जो अनुस्वार है वो नासिका से बोला जाता है। इस प्रकार से ये संस्कृत का एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप सभी वर्णों और उनके उच्चारण स्थानों को भली भांति याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत सभी उच्चारण स्थानों का हमने अध्ययन कर लिया है, और आप लोगों को इसके अलग अलग तरीके याद करने के बता दिए हैं। इनमें से कोई ना कोई तरीका जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप उसे याद कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।